गोली का क्या बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया बच्चों। तो मोमेंटम क्या है बच्चों, तो तुम ऐसा समझो मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करेगा कि कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु पे कितना फोर्स लगाएगा। जिसका मोमेंटम ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिसका मोमेंटम कम है वो कम फोर्स लगाएगा। अब मोमेंटम दो चीजों से बनती है, मोमेंटम दो चीजों से बनती है। तुम थोड़ा सोचो ध्यान से कि मेरे पास एक छोटा पत्थर एक बड़ा पत्थर और हम तुमको मारे तो बड़े पत्थर से ज्यादा चोट लगेगा, मतलब तुम फोर्स को सोच रहे हो मास से, तो बराबर मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे, मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे। मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम हो गया एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स, याद रखो मोमेंटम क्या हो गया, फोर्स लगाने की क्षमता। मोमेंटम क्या हो गया, फोर्स लगाने की क्षमता। फोर्स लगाने की क्षमता, अब सोचो ज्यादा मास कम मास, किसमें ज्यादा क्षमता है फोर्स लगाने की, ज्यादा मास, यानी मोमेंटम के फॉर्मूला में मास पक्का होगा, यानी मोमेंटम इज डिपेंड्स ऑन मास। ओके, दूसरा, अब दो सेम ऑब्जेक्ट है सेम मास का, पहला तो मास हो गया, दूसरा क्या आएगा बच्चों, हाँ बोलो, फिर से भेजो। तो पहला तो हो गया बच्चों मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है, क्यों, मोमेंटम को आप ऐसा सोचिए एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स, फोर्स लगाने की क्षमता मोमेंटम है, ठीक है, फोर्स लगाने की क्षमता क्या है, मोमेंटम, तो जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा मोमेंटम लगाएगा, ठीक है। अब आप मास को कांस्टेंट कर दो, मतलब दो सेम मास का पत्थर ले लो, अब एक को ऐसा खींच के मारो और एक को धीरे मारो, या बंदूक की गोली ले लो, बंदूक की गोली को हाथ से मारो और उसी गोली को बंदूक में लगा के मारो, तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, आप पे बताओ कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, जल्दी बता दें, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, बंदूक से गोली, क्यों, उसके पास क्या है, उसके पास क्या एक्स्ट्रा है भाई, पहले दोनों गोली का तो मास सेम है, क्या एक्स्ट्रा है बताओ, बंदूक में डालने से क्या बढ़ गई उसकी, बंदूक में डालने से क्या बढ़ गई उसकी, वेलोसिटी बढ़ गई, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है मोमेंटम, बिल्कुल बोल सकते हैं, मोमेंटम यानी फोर्स लगाने की एबिलिटी, यानी फोर्स लगाने की एबिलिटी, ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं और किसी थर्ड चीज पे नहीं। तो इसलिए मोमेंटम का फॉर्मूला बनाया गया मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी। अब बात करते हैं मोमेंटम के बारे में, क्या डेफिनेशन होगा, यही डेफिनेशन होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वेलोसिटी वेक्टर है, तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा, तो मोमेंटम इज पी लिखते हैं ना, पी इज वेक्टर क्वांटिटी। हमने आपको बार बार बताया कि अगर फॉर्मूले में इधर कोई वेक्टर है तो इधर वेक्टर हो जाएगा पक्का, स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर आंसर वेक्टर आता है, पी इज वेक्टर, its direction depends on वेलोसिटी वेक्टर पे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई यूनिट तो बहुत आसान है, मास का यूनिट क्या होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यही यूनिट है इसका। अब इसका बात करते हैं डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशन देखो, केजी मतलब मास होता है, मीटर यानी लेंथ होता है और ये टाइम होता है ml/t-1। ओके, अगर कोई आपसे पूछे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो कभी भी किसी चीज का चेंज कैसे निकलेगा, देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, वो चल रहा है शुरू में कुछ स्पीड से, शुरू के स्पीड को क्या मानते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत का होता है उसको हम लोग u से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, बाद में वो फास्ट हो गया स्लो हो गया कुछ भी हो गया और उसका स्पीड चेंज होके v हो गया, ठीक है, उसका स्पीड चेंज होके v हो गया, तो बताओ यहां पर मोमेंटम कितना है शुरुआत में m इंटू यू, यहां पर मोमेंटम कितना है फाइनल m इंटू v, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तुम लोग जान रहे हो, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोजीशन तुमने निकाला, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, एक्सेलरेशन को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन हो जाएगा तो v माइनस यू। ओके, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक लॉ भी है कंजर्वेशन का कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमेशा सेम रहता है अगर हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएं। मतलब यहाँ जो मोमेंटम चेंज हो गया है वो तभी हुआ होगा जब बाहर से कोई फोर्स लगा रहे। तो याद रखना इस बात को, मोमेंटम किसी भी वस्तु का सेम रहता है अगर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ये लॉ भी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी लिख लो यहाँ पे। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट remains same unless external force applied। जब तक आप बाहर से धक्का नहीं मारोगे, खुद सोचो, जब तक आप धकोलोगे नहीं तो क्या उसका वेलोसिटी बदलेगा? नहीं बदलेगा। मास तो कभी बदलता नहीं है। मास कभी बदलता है किसी चीज का? नहीं, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जब मास तो बदलेगा नहीं तो वेलोसिटी बदलेगा, तभी तो मोमेंटम बदलेगा। मोमेंटम दो चीज से मिलकर बना है, मास वेलोसिटी। मास तो बदलता नहीं, यानी बदलता कौन है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कब बदलेगा? चेंज इन वेलोसिटी कब होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होगा? फोर्स लगेगा तब, यानी फोर्स लगेगा तभी मोमेंटम चेंज होगा, नहीं तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलो अब हम लोग कुछ स्पेशल केस इसके करेंगे, आप नोट कर लिए हैं? जल्दी बता दें। तो कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे हम लोग। क्या स्पेशल केस है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है अलग अलग मास का, सेम वेलोसिटी में चल रहा है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? देखो क्वेश्चन भी तुम बोल सकते हो, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस। मान लो दो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट मास का, मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। देन बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? हेवी वाले मास का, बराबर ना? अभी बताया था ना हमने, मास पे डिपेंड करता है। देन मोमेंटम ऑफ heavier object is more। ठीक है, जैसे कैसे? देखो, तो मेरे पास एक बड़ा m है, एक बड़ा m का मास है, कैपिटल M यानी हेवी ऑब्जेक्ट मूविंग विद v वेलोसिटी, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम p2 ले लो, स्मॉल m मूविंग विद v वेलोसिटी। देखो दोनों का वेलोसिटी सेम है, मास अलग अलग है। अब आप p1 डिवाइडेड बाई p2 कर दो, p1 डिवाइडेड बाई p2 करोगे तो v भी कट जाएगा, इस कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m। अब देखो याद रखना इस डायलॉग को, अगर एक फ्रैक्शन है उसमें इधर न्यूमरेटर ज्यादा है, इधर भी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ऊपर ऊपर। तो यहां पर देखो, सिंस कैपिटल M बड़ा है स्मॉल m से, क्वेश्चन में बोला भी है दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास का, तो मास अलग अलग है, मतलब बड़ा m ज्यादा है छोटे m से। देन p1 ज्यादा होगा p2 से। समझ गया? तो मोमेंटम ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट इज मोर, भारी वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हम लोग इसमें कंडीशन लिख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है सेम मास का, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है। दो ऑब्जेक्ट है सेम मास का, इफ द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, देखो अगला, इफ द मोमेंटम of two objects of different masses are same। अगर मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है अलग अलग मास का, लेकिन उनका मोमेंटम सेम है, तो क्या होगा? देन बताओ कौन फास्ट चलेगा, हल्का वाला कि भारी वाला? बताओ कौन फास्ट चलेगा? सोच के देखो कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मोमेंटम सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। मास अलग का मतलब एक भारी है एक हल्का है, तो कौन फास्ट चलेगा? हल्का वाला, सीधी बात है। देन वेलोसिटी
लाइटर यानी हल्का ऑब्जेक्ट विल बी मोर। नहीं समझा कि समझ गया? मेरे पास दो मास है, एक छोटा मास और एक बड़ा मास, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा P1। पहले बड़े वाले को लिखते हैं। एक बड़ा मास है कैपिटल M, वो जा रहा है कुछ वेलोसिटी v1 से। देखो यहां पर वेलोसिटी v भी लिखे थे क्योंकि सेम बोला था। इसका मोमेंटम P1 कितना होगा बताओ? बड़ा M इंटू इसका वेलोसिटी v1। फिर एक छोटा मास है, वो जा रहा है कुछ v2 वेलोसिटी से, इसका मोमेंटम कितना होगा? छोटा m इंटू v2। देखो अलग अलग मास हो गया। क्वेश्चन ये पॉइंट पे बोल रहा है कि P1 इक्वल टू P2। क्यों P1 इक्वल टू P2? देखो यहाँ पे सेम, क्या सेम? मोमेंटम सेम। मोमेंटम सेम तो कर लो, कैपिटल M v1 इक्वल टू स्मॉल m v2। अब यहां से डिवाइड करो, कैपिटल M बाई स्मॉल m, ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा, v2 बाई v1। अब तुम खुद देख के बताओ कौन ज्यादा है इसमें, कैपिटल M और स्मॉल m में कौन ज्यादा है? कैपिटल M ज्यादा है स्मॉल m से, हम लोग जान रहे हैं, बड़ा है वो, तो ये ज्यादा है, तो यहां कौन ज्यादा होगा? देन वेलोसिटी 2 ग्रेटर देन v1, यानी दूसरा वाला ऑब्जेक्ट फास्ट चलेगा। देखो दूसरा मतलब हल्का वाला। और एक कॉमन सेंस की बात है, दो ऑब्जेक्ट सेम मोमेंटम से जा रहा है, सेम मोमेंटम है दोनों के पास। मोमेंटम सेम का मतलब ये नहीं कि स्पीड सेम, स्पीड कम ज्यादा हो सकता है। मास इंटू वेलोसिटी बनता है मोमेंटम। देखो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, जैसे 2 इंटू 10, तो यहाँ पर 5 इंटू 2 इंटू 10 कितना होगा? 20। 5 4 जा भी तो 20 होता है ना, बिल्कुल। जैसे मान लो ये 10 इंटू 2, तो हल्का वाला बड़ा ऑब्जेक्ट 2 के स्पीड से चल रहा है, और यहां पर हो गया तुम्हारा 5 4 जा 5 किलो का ऑब्जेक्ट 4 के स्पीड से चल रहा है। देखो ये फास्ट चल रहा है ना, बिल्कुल। क्लियर हो गया सबको? आ गया होगा आई थिंक समझ में। ओके, ये सब बातें आप ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी पेपर में, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू m इंटू वी, इक्वेशन 1। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K बस लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv स्क्वायर। आप यहां से v का वैल्यू पुट कर दो यहां पर, ठीक है? पुट वैल्यू ऑफ v, पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट। यहां से v का वैल्यू कितना आएगा? P अपॉन m। तो K का फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान दो, 1/2 m है v स्क्वायर, v मतलब P बाई m और उसका स्क्वायर। यह जाएगा K इक्वल टू 1/2 m इंटू पी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एक m से एक m कट गया, ये दोनों इधर आ गया, 2 इंटू m इंटू K, 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर। तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है? अंडर रूट आ जाएगा ना, स्क्वायर इधर आएगा, तो 2mk। यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी आप नोट कर लें इसको। मोमेंटम, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, P इक्वल टू अंडर रूट 2km, बड़ी आसानी से याद रहता है, 2 किलोमीटर। बट ये 2 किलोमीटर नहीं है, याद करने का ट्रिक है 2 किलोमीटर। मोमेंटम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 किलोमीटर। तो ये 2k मतलब काइनेटिक एनर्जी, m मतलब मास। चलिए जल्दी से पता कर लीजिए फटाफट। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का सेकेंड नियम, या आप इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इसमें मोमेंटम के बारे में लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोलता है ये लॉ? ये लॉ बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of change of momentum, the rate of change of momentum, यानी मोमेंटम जितने स्पीड से बदलेगा, मोमेंटम जितने स्पीड से बदलेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द फोर्स, यानी मोमेंटम जितने ज्यादा तेजी से बदलेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे मोमेंटम बहुत तेजी से बदल रहा है, मान लो 1 सेकंड में 10 बदल रहा है, तो मोमेंटम जितना जल्दी जल्दी बदलो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ये न्यूटन ने बोला था, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऐसा इन्होंने बोला था। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं क्या बोला इन्होंने क्या बोला था। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या हम रेट ऑफ चेंज को ऐसा में लिख सकते हैं, डीपी अपॉन dt। ये क्या हो गया, डीपी अपॉन dt। डीपी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो पहले डी में लिखते, पहले डेल्टा में लिखते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मतलब ऊपर लिखा है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, यानी चेंज इन टाइम। तुमको याद होगा बचपन से तुम पढ़ते जा रहे हो, किसी भी चीज के अगर डिवाइड में टाइम हो तो उसको रेट बोलते हैं। रेट मतलब कोई भी चीज जो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। ओके, रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्या हम लोग इसको स्मॉल चेंज के लिए, फॉर स्मॉल चेंज, और हमने बोला भी है कि फिजिक्स में वो फॉर्मूला सही है जो डी लिखा है, डेल वाला सही नहीं होता हमेशा, क्योंकि डी वाला हर जगह लगेगा, डेल वाला हर जगह नहीं लगेगा, उसके लिए लार्ज चेंज होना चाहिए, एवरेज चेंज बोलते हैं इसको। फॉर ए स्मॉल चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो डेल्टा को क्या बदल देंगे, डीपी अपॉन dt। एंड डीपी अपॉन dt क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऐसा बोला इन्होंने। ये लॉ बोलना चाहता है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इस लॉ को हम लोग प्रूफ करने वाले बच्चों, ठीक है। प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे इधर। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, कहां से आई ये लॉ। तो मोमेंटम का फॉर्मूला सब लोग जानता है, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी, राइट, सभी लोग जानता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अब आपको पूछा गया है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज याद रखना, एकदम दिमाग में याद रखो, किसी भी चीज में रेट ऑफ लिखा है मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से याद रखिए, हमें लिख दे रहे हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। शायद आप पढ़े होंगे कि dy बाई dx को पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर हमसे dv बाई dt लिखा जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर da बाई dt लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये सब रेट ऑफ मतलब डिवाइडेड बाय टाइम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ करना पड़ेगा, कोई भी काम मैथ में दोनों तरफ होता है, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं तो dx लिखते हैं, टाइम में करेंगे तो dt। फिजिक्स में ज्यादातर डिफरेंशिएशन टाइम में ही होता है, तो आप दोनों तरफ d बाई dt से डिवाइड करेंगे, d बाई dt p का इक्वल टू d बाई dt, इधर भी लगा दो, डिफरेंशिएट करने वाले। अब ये हो जाएगा dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा dv बाई dt। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा यार, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो इधर ध्यान से, इधर ध्यान देंगे, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि dp बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फोर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, एक प्रोपोर्शनल साइन को जब इक्वल बनाएंगे तो क्या लगेगा, उसमें कांस्टेंट लगेगा बच्चों। प्रोपोर्शनल साइन को जब हम लोग इक्वल बनाएंगे तो उसमें क्या लगता है, कांस्टेंट लग जाता है, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। यहां पर कांस्टेंट लगा सकते हैं आप इसको चाहें तो। अब देखो, इसको ध्यान दो, क्या हम dp बाई dt को कांस्टेंट इनटू फोर्स लिख दें, क्या हम dp बाई dt को कांस्टेंट इनटू फोर्स लिख दें, को बोला कहां से आया है, तो ये क्या लॉ है,
लॉ हमेशा सही होता है, कभी गलत नहीं होता है। इस लॉ के हिसाब से क्या हम dp बाई dt को क्या लिख दें, कांस्टेंट इनटू फोर्स लिख दें, तो लिख दो। अब बताओ m, सभी लोग पढ़ा है, dv बाई dt किसका फॉर्मूला है, बताओ, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बताओ बच्चों, dv बाई dt किसका फॉर्मूला है, हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन का। अब देखो कांस्टेंट का वैल्यू 1 डाल दो, लिख दो यहाँ पे कि k का वैल्यू 1 होता है SI सिस्टम में, SI यूनिट में k का वैल्यू कितना होता है 1, तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो F का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में से एक फॉर्मूला निकला फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से हम लोग चाहे तो फोर्स की सारी कहानी, SI यूनिट, डायमेंशन शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। dp बाई dt का वैल्यू k इंटू एफ डाल दिए। नहीं अगर डालना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, m इंटू ए, m इंटू ए को छोड़ दो ऐसा, m इंटू ए को क्या लिख दो, f लिख दो, और फिर तुम प्रूफ कर सकते थे कि dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रूफ हो जाता था ये बात, बट हम लोगों ने इसको यूज कर लिया। समझ में आ गया सबको। ये क्या किया हमने, एक फॉर्मूला डिराइव किया इस लॉ से। क्या फॉर्मूला निकला है तुमको, फोर्स का फॉर्मूला निकला मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा लॉ है ये, सेकंड लॉ। इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझना, एफ नेट मतलब टोटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना लग रहा उन सबको मिला करके मास इनटू एक्सेलरेशन किया जाता है। नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, जितना फोर्स लग रहा है सबका वेक्टर सम कर लो, इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप ये सेकंड लॉ नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टेटमेंट क्या है, तो ये स्टेटमेंट यहां से है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये दिस इज ए स्टेटमेंट यहां लिखा है, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ऐसा भी लिख सकते हो, dp बाई dt इक्वल टू k इंटू एफ। ठीक है, ध्यान रखना, dp बाई dt चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स के इक्वल होता है। k का वैल्यू कितना है, 1 है। एक यहां से भी फॉर्मूला लिख दो, k इक्वल टू dp बाई dt, कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा p बाई डेल्टा t। डेल्टा कब, लार्ज चेंज के लिए, d कब, स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज आल्सो फोर्स, यानी मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करो तो भी फोर्स बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, देखो यहाँ पे प्रूफ किया हमने। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया कि नहीं, फोर्स बराबर। चलिए, तो दो फॉर्मूले आप सीख गए, नोट कर। तो बच्चों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो टेबल इन्होंने बनाया था भली वो गलत हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन जितना भी अभी भी जो मॉडर्न में चल रहा है वो सारा कुछ वहीं से आया है। अगर आप ये देखोगे तो ये मॉडर्न है, लेकिन यहां पर तो हम ध्यान दो, 1A लिखा है, 1A 2A, यहां देखो 3A 4A 5A 6A 7A और 0, ये सब किसका नंबरिंग किया हुआ है, रोमन में जो लिखा हुआ मेंडलीव का है। और यहां पर देखो 3B 4B 5B 6B 7B, थर्ड में 3 है, सॉरी 8 है, 1B 2B। इसका मतलब तुमको दिख रहा है 1 का A 1 का B, 2 का A 2 का B, 3 का A 3 का B, 4 का A 4 का, मतलब हर में A B है। 8वें में 3 लाइन है, 8वें में 3 लाइन है। तो बराबर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव टेबल, इन दिस टेबल ऐसा लिखेंगे, 8 ग्रुप्स, ग्रुप्स मतलब वर्टिकल ऐसे खड़ा खड़ा कॉलम। ठीक है, ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग बच्चों, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, खड़े खड़े जो है ना, ऐसे ऐसे वो ग्रुप हैं। कितने ग्रुप्स थे, 8 थे, 1 2, देखो रोमन में था 8 VII।
और बाद में 0 ग्रुप था। ओके, उसके बाद पीरियड कितने थे बच्चों? 7 पीरियड्स, 7 पीरियड थे। पीरियड ऐसे होता है, देखो ऐसे, इसको बोलते हैं 1 पीरियड, 2 पीरियड, ऐसे, यानी हॉरिजॉन्टल रोज 7 थे, 1 to 7। नेक्स्ट, ईच ग्रुप, हर ग्रुप को इज सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। हर ग्रुप में 2 सब ग्रुप था। देखो ऐसे ऐसे में ना, मेंडलीव के अगर देखोगे तो 1A और 1B को साथ में रखा था उन्होंने, ऐसा एक बॉक्स बना दिया था उन्होंने, और यहां लिख दिया था 1A और यहां साइड लिख दिया था 1B। यहां पर 1A वाला रख रहे थे, यहां पर 1B, एक ही बॉक्स में थे। 2 सब ग्रुप्स A एंड B। अगला, इन 8th ग्रुप देयर आर there are 3 subgroups। उसका कुछ नाम नहीं दिया लेकिन ये 3 सब ग्रुप है, देख लो। ओके, नोबल गैसेस डिस्कवर्ड वेरी लेट, याद रखना। क्यों वेरी लेट? क्योंकि वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करते थे, और मेंडलीव का टेबल तो ऑक्साइड और हाइड्राइड का देख करके फॉर्मूला बनता है। नोबल गैसेस डिस्कवर्ड वेरी लेट, so they placed in 0 ग्रुप। मेंडलीव के कहानी के अनुसार से 0 है। ये मॉडर्न का नंबर 1 2 3 4 18 तक है, लेकिन मेंडलीव ने उन्होंने 0 नाम दिया था इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज या मेरिट्स, जो भी बोलो तुम। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियड, बाद में पता चला बहुत दिनों बाद। कहीं कुछ दिखता होगा उसका प्रॉपर्टीज एटमॉस्फेयर में, तो किससे रिएक्ट नहीं करता है। चलिए, तो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं। मेंडलीव टेबल में क्या मेरिट्स था? तो सबसे पहला मेरिट था कि ये सारे एलिमेंट्स को, उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स थे उसको सबको सही सही अरेंज कर दिया था इन्होंने। ठीक है, he placed all elements in his table that was discovered till that time। जब इन्होंने शुरू किया था तो 60 या 65 एलिमेंट ही खोजे गए थे, तो उन्होंने पूरे 60 और 65 एलिमेंट को सही सही जमा दिया था। ठीक है, दूसरा फायदा था कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स का गैप भी छोड़ दिया था, कुछ अननोन एलिमेंट्स का गैप भी छोड़ दिया था, उसका नाम ईका लगा के पढ़ा था। 10th में आप पढ़े होंगे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? He left some gap in his table by using word ika। ika मतलब एक होता है। by using word ika with the name of
with the name of previous एलिमेंट। पहले वाले नाम के साथ ई का वर्ड लगा दिया, जैसे ई का एल्यूमिनियम बोरॉन बना था, नहीं गैलियम के लिए ई का एल्यूमिनियम लगाया था उन्होंने। देखो दिख रहा है गैलियम के ऊपर कौन है, एल्यूमिनियम। तो ई का एल्यूमिनियम उन्होंने ऐसा ई का एल्यूमिनियम लिख के छोड़ दिया। बाद में उसके जगह क्या खोज दिया गया, बाद में क्या खोजा गया बच्चों बताओ, गैलियम। उसके बाद ई का सिलिकॉन किसके ऊपर है, जर्मेनियम। ये देखो सिलिकॉन किसके ऊपर है, जर्मेनियम। ई का सिलिकॉन जर्मेनियम बन गया था। ई का सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। अब इसमें डिफेक्ट क्या है, कमियां क्या थी, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इतना नोट कर लिया आप सभी लोग, नोट कर लिए बच्चों। अब इसमें डिफेक्ट क्या थी, ये दो मेन मेरिट्स था। तो उस समय तक जितने भी एलिमेंट थे उसको उन्होंने सही से जमा दिया था, और जो एलिमेंट नहीं भी थे उसको क्या किया उन्होंने, क्या कर दिया, उसके पहले वाले नाम में ई का लगा के लिख दिया, बाद में खोज लिए गए। जैसे एल्यूमिनियम में ई का लगा के नीचे लिख दिया। मान लो एल्यूमिनियम के नीचे गैप छूट रहा था, उन्होंने ई का एल्यूमिनियम लिख दिया। सिलिकॉन के नीचे गैप छूट रहा था तो ई का सिलिकॉन लिख दिया। बाद में खोज लिए गए एलिमेंट वहां पे, फिर उसको रख दिए नाम बदल के, ठीक है, ओके। अब इसमें डिफेक्ट क्या क्या थी, तो पहला डिफेक्ट था बच्चों पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके। दूसरा डिफेक्ट था आइसोटोप को नहीं दिया इन्होंने जगह। ये सब देखते हैं हम लोग, कहीं कहीं ऑर्डर गड़बड़ हो गया था। डिफेक्ट्स इन मेंडलीव टेबल। मेंडलीव टेबल में क्या गलतियां थी, क्या डिफेक्ट थी। तो पहला डिफेक्ट था बच्चों पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के, सब पढ़े होगे तुमने। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था। हाइड्रोजन को उन्होंने पहले क्या किया था, 1A के साथ रखा था, अल्कली मेटल। बाद में इन्होंने रखा था इसके साथ, हेलोजन के साथ। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल है तो इससे मिलना चाहिए, ये तो मेटल है। फिर उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन एक वैलेंसी +1 है, इनका भी वैलेंसी +1 है, तो इसके साथ साथ रख दिया। तो हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, बिकॉज हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से मिलता है और कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन से मिलता था। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड बिकॉज some properties of hydrogen is similar to alkali metal, like electropositive nature, and or some properties are similar to halogens। हेलोजन समझता है ना, ग्रुप 17 वाले को हेलोजेंस बोलते हैं, लाइक नॉन मेटालिक नेचर। जैसे कि नॉन मेटल होना, ठीक है। दूसरा पॉइंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा बच्चों पोजीशन ऑफ आइसोटोप। दो आइसोटोप के बारे में तुम जानते होगे कि उसका मास नंबर अलग अलग होता है बट एटॉमिक नंबर सेम। तो मेंडलीव का जो टेबल बना था वो मास को देख करके बना था, तो मास को देख करके बना था। तो 12 मास अलग है, 14 मास अलग है, तो इसको रखना चाहिए था बट उन्होंने नहीं रखा टेबल में।
कार्बन 14 16 अलग अलग नहीं रखा 12। तो इस तरह से उनका लॉ के हिसाब से तो ये गलत है। तो आप बोल रहे हो मास के अरेंज किए, मास को देख करके, तो मास को देखे हो तो 12 और 14 दो अलग अलग जगह आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप का गड़बड़ हो गया था, ठीक है। ओके, कहीं कहीं सो आइसोटोप शुड बी क्या लिखा है, टू डिफरेंट पोजीशंस but they are not placed, नेक्स्ट तीसरा प्रॉब्लम था बच्चों, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ मासेस। कहीं कहीं मास का ऑर्डर गड़बड़ हो गया था। जैसे देखो कोबाल्ट का मास है 58.9, इसको प्लेस्ड कर दिए थे बिफोर, तो मेंडलीव का टेबल निकाल के रखो तभी समझेगा, बिफोर निकल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो कोबाल्ट को पहले कैसे रखे, ये तो बड़ा है, ठीक है। अगर मेंडलीव का टेबल देखोगे तो कोबाल्ट को पहले रखा है, निकल को बाद में। देखो यहाँ मेंडलीव का टेबल का 8 नंबर है, आयरन कोबाल्ट निकल। तो कोबाल्ट का मास ज्यादा और इसका कम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हुआ, फिर ज्यादा वाला पहले आ गया। तो पहला यहाँ पर दिख जाएगा तुमको एक मिस्टेक, और भी दिख जाएगा टीई टेरुलियम, इसका मास नंबर 127.6 प्लेस्ड बिफोर रखा हुआ है, किसके पहले रखा हुआ है, आयोडीन का मास नंबर 126.9। तो इसको एक लाइन में लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम 2 लाइन में लिख रहे हैं। उसके बाद आप देखो थोरियम, आने दो काफी है, ओके। तो ये 3 मेन ड्रॉबैक्स निकाले गए थे, ठीक है, 3 मेन गलतियां निकाली गई थी मेंडलीव के। ओके बच्चों, तो मेंडलीव के बाद पढ़ना है बच्चों हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये देखो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आप यहाँ पे लिखे हो। इसको पढ़ने से पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया, किसने बनाया, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना दिया। उन्होंने क्या किया कि एक एलिमेंट लिया, उसमें एक्सरे डाला, और एक्सरे जब वापस आया तो उसको स्टडी किया। तो इन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट का वो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो हेनरी मोसले गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्या लॉ था, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल and chemical properties of every element are periodic function of their atomic number, बराबर, उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है, नॉट मास। मतलब यहां पर चेंज कर दिया, उसने मास बोला था और इसने नंबर कर दिया। अब बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन दिस टेबल, इस टेबल में तुमको दिख रहा होगा 18 ग्रुप्स हैं, है कि नहीं है, 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ग्रुप किसको बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा है, और जो ऐसे लेटा लेटा है इसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। एंड इसमें लिख दो 7 पीरियड्स। सात पीरियड है, देखो 1 2 3 4 दिख रहा है, 7। ये जो 2 नीचे लिखा है वो 5th 6th और 7th का ही पार्ट है। देखो
ये जो नीचे दो लिखा है ना, वो किसका पार्ट है? 6th और 7th का ही पार्ट है। चलो तो कुछ कुछ हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्या फायदा है, यानी टेबल को हम देख करके क्या क्या ज्ञान ले सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप नोट कर लो इतना। देखो ग्रुप्स में, देखो इन ग्रुप्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी ग्रुप जो है वन ग्रुप है, तो इस सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो कोई भी अगर इस मान लो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हम पकड़ ले, कोई भी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने बोला जाए तो आपको क्या करना है, उसके लास्ट में पक्का एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और कितना एक आएगा देखना, बहुत मजा आएगा आपको। सबसे पहली चीज आप ये चीज समझो कि इसमें जो दो लाइन है पीरियोडिक टेबल का, जो फर्स्ट दो ग्रुप है, देखो 1 and 2 ग्रुप 1 and 2, इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां लिखा भी है, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट दिख रहा है, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में आते हैं। क्यों इस ब्लॉक बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बोलते हैं ना, हम बोला था वैलेंस को याद कर जाओ। वैलेंस मतलब लास्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सबसेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद 3 to 12 ग्रुप नंबर, ग्रुप 3 to 12, 3 से 12, 10 ग्रुप होगा। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें दो ग्रुप है 1 और 2। क्यों दो ग्रुप है इसको भी हम बताते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल में, तो एस ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन समाते हैं। एस ऑर्बिटल तुमने पढ़ा ना, एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स होता है, मतलब उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इसीलिए दो ही लाइन है इसका। इसके दो ही लाइन क्यों बच्चों? क्योंकि एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब देखो, और तुम बोलोगे तो ग्रुप कितने से कितने बताओ? 3 से 12, 3 to 12, 3 से 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। कितने इसमें ग्रुप्स आ गए बताओ? 10 ग्रुप्स। 10 ग्रुप्स आ गया टोटल। क्यों 10 ग्रुप्स आ गया? क्योंकि डी सबसेल में, तो डी सबसेल में तुमने पढ़ा है 5 ऑर्बिटल होता है, डी एक्स वाई, सब पढ़े हो तो रिवाइज करो, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इस पांचों में मिलके कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं? 10। इसलिए यहां पर 10 ही लाइन है। तो 10 ग्रुप्स क्यों है? क्योंकि डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन फील हो सकता है, ठीक है, ओके। जो भी एस ब्लॉक है बच्चों, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा हम आपको ये बता दें। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डेफिनेशन मिटा दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है। व्हाट इज पी ब्लॉक? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है। डी ब्लॉक डी में है। ए ब्लॉक एफ में है। नाम से ही पता चल रहा है। तो अब देखो, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, सामने में लिख दो नोबल गैस, ध्यान से देखना, सब समझाएंगे। सामने में लिख दो नोबल गैस, उसके बाद लिख दो NS 1 से 2 तक। 1 से 2 मतलब या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो एस में दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो क्या करें हम लोग, एक एक पढ़ते जाएं क्या, कि कंफ्यूजन हो जाएगा? एक बार समरी बात भी लिख देंगे, एक एक पढ़ते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा।
कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये दो लाइन को बोलते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है टोटल, चाहो तो यहां पर हेडिंग लगा दो एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप ही हैं, 2 ग्रुप्स 1 and 2, बिकॉज क्यों भाई, क्यों, बिकॉज एस सबसेल, एस ऑर्बिटल लिखना चाहिए, एस ऑर्बिटल हैव कैन फील 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नोबल गैस लिखो, NS1 या 2 लिख दो, ठीक है। ग्रुप 1 को, तो ग्रुप 1 जो होता है बच्चों, उसकी बात हम लोग करते हैं। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल। अल्कली क्यों बोलते हैं, अल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग वाटर सोलेबल होते हैं, वाटर सोलेबल, वाटर सोलेबल बेस बनाते हैं लोग। देखो तो ग्रुप 1 में आता है बच्चों अल्कली मेटल में हाइड्रोजन नहीं आता, हाइड्रोजन नहीं आता, मेटल है नहीं ना हाइड्रोजन, अल्कली मेटल बोल दिया ना, हाइड्रोजन को मारो गोली। लिथियम से चालू करो, लीना ने की रब से फरियाद, थोड़ा ध्यान से समझना, ये कहां से चालू हो रहा, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, ये देखो पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, 6, 7, ध्यान से देखना। फर्स्ट पीरियड में कोई नहीं है, समझो हाइड्रोजन हीलियम को गोली मार दो, भूल जाओ, सब लोग सेकंड पीरियड से। अब इस ग्रुप 1 है, हमने क्या बोला था, इस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, नोबल गैस लिखो NS1 या 2, 1 से 2। तो अगर ये पहला ग्रुप है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नोबल गैस और NS1 आएगा, पहला है तो 1, दूसरा है तो 2, मतलब सब में 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखना एकदम प्रेम पूर्वक, कितना जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम सिखाएंगे आपको। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। तो जहां पर n का वैल्यू डाल देना, नंबर ऑफ पीरियड, क्या डाल देना n का वैल्यू, नंबर ऑफ पीरियड। तो पीछे का जो ज्ञान है वो सब गया तेल लेने, और तो तुम नंबर देख करके कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, सब की अब जरूरत नहीं है। अब एटॉमिक नंबर याद नहीं रहा तो भी लिखना सिखा देंगे। देखो ये सीरीज बस याद होना चाहिए, सबको याद होगा, हेलिना ने की रब से फरियाद, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, वो भी लिख देते, वो भी लिख देते, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना, ये तीनों नाम है, ठीक है, हेलिना करे रब से फरियाद, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम लोग इसमें नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने अल्कली मेटल बोल दिया, हल्का हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है यार। तो अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक बता रहे थे, देखो NS1, ये याद हो गया होगा, पहला 2 लाइन S ब्लॉक है, पहला 2 लाइन कौन सा ब्लॉक है बच्चों, S ब्लॉक, पहले S आता है, फिर P आता है, तो P यहां पे है, और फिर ये D बीच में और F नीचे, S P D F। तुम आराम से पंक्ति वाइज गिन लो, देखो ये 2 पंक्ति एक साथ है, तो 2 लाइन किसमें पॉसिबल है, सोचो सोचो सोचो, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें। यहाँ पर देखो 13 से 18, 6 लाइनें गिनो, 1 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन किसमें भरता है, P में, ये बीच वाले 10 है, और ये गिनो ऐसे ऐसे 14 होंगे, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 आया। तो 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, F में, यानी लोग F ब्लॉक, तो यहाँ लिखा भी है, ओके। तो इस ब्लॉक के 2 ही लाइन क्यों है, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकता है। पहला लाइन को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 1, NS1 इनका कॉन्फ़िगरेशन है। कोई पूछा अल्कली मेटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहा है, ये जो NS1 लिखा है क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, यहां लिख देते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप है। पूरे इस ब्लॉक का क्या है, ये है नोबल गैस NS1 से 2, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप का 1 होगा, सेकंड ग्रुप का 2 होगा, ओके ठीक है।
तो NS1 ध्यान सुना, n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, देखना कितना मजा आएगा। तो नंबर ऑफ पीरियड 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2s1, यहाँ पे लिख दो 3s1, यहाँ पे लिख दो 4s1, यहाँ पे लिख दो 5s1, यहाँ पे लिख दो 6s1, यहाँ पे लिख दो 7s1। क्या मजाक कर दिया सर आपने। आपको नोबल गैस याद करना होगा बच्चों, आपको नोबल गैस याद करना होगा, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ लिख रहे हैं आपको नोबल गैस, ये लिखा भी है देखो यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। आपको नोबल गैस पहले याद करना होगा, आप यहाँ लिख लें, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। नोबल गैस कौन कौन है, तो देखो हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ठीक है। अभी हम तुमको एक नंबर याद कराए थे, मैजिकल नंबर 8, 8, 18, 18, 32। याद है ये, बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके सामने 2 भी था, 2 को हटा दो। 8, 8, 18, 18, 32। 2 बार 8 है, देखो ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐसे 8 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट, फिर 18 एलिमेंट, फिर 18 एलिमेंट, फिर 32 एलिमेंट। क्या फायदा है सर इस नंबर से, इससे फायदा है एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक। देखो हीलियम का बस याद कर जाओ तुम, बाकी हाइड्रोजन और हीलियम पे कोई ट्रिक मत लगाओ, नहीं तो माथा पागल होगा, और कुछ नहीं। हाइड्रोजन हीलियम पे कोई ट्रिक नहीं लगाए, उसके बाद लगाए। देखो नियॉन का याद करें 10, अब 8 का गैप करो, बताओ 8 जोड़ो 18, फिर 8 जोड़ो, नहीं सॉरी, यहाँ 8 हो गया ना एक बार, हाँ, फिर 8 हो गया 2 बार, यस। अब 18 जोड़ो, तो 18, 18, 36, फिर अब 18 जोड़ो, 18 जोड़ो बच्चों, 8, 6, 14 की 4, 3 और 1 4, 1 54, और फिर 32 जोड़ो, तो कितना आ जाएगा नंबर बताओ, 86। ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, किसी भी तरह से याद करो, टेक्निक वाइज 8, 8, 18, 18, 32 याद कर लो, जैसे याद करना है। ठीक है, ओके। तो ये नोबल गैस का नंबर याद हो गया क्या आपको, हम मिटाएं इसको, चलिए इसको इधर हटा दें। आप नोबल गैस का नंबर याद कर दो, आई थी। तो अब देखो लाइन से नोबल गैस लिख दो, देखो लाइन से, देखो दूसरे नंबर में पहला नोबल गैस लिखना है। देखो दूसरे पीरियड में पहला नोबल गैस, यानी यहाँ लिख दो हीलियम, यहाँ लिख दो नियॉन, यहाँ लिख दो आर्गन, यहाँ लिख दो क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, हीना, नीना और करीना। क्रिप्टॉन का जेरोक्स रंगीन, देख लो यहाँ पे, और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दो। अभी कोई बोला क्या हो गया सर, ऐसे क्यों लिख दिया, आप तो पूरा लिखते थे पहले। बराबर, ये भी लिखो वो भी लिखो, बात एक ही है। पूरा लिखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर 11। अब आप एटॉमिक नंबर भी निकालना सीख सकते हो। तो एटॉमिक नंबर भी कैसे, नियॉन का नंबर याद कर दें हम लोग, इसका 2, इसका 1, 2 + 1 3, इसका देखो 10 + 1 11, इसका 18 + 1 19, इसका 36 + 1 37, इसका 54 + 1 55, समझ रहा है, और 86 + 1 87। क्या बात है, यानी हमको अब नंबर भी याद करने का कोई टेंशन नहीं है। वाओ ग्रेट। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का इजी ट्रिक्स है। अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है तो आपको नंबर याद होना चाहिए 11, फिर आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसी को ही बच्चों देखो, इतने को 2, 4 और 6, 6, 4 10, 10 को क्या लिख दिया गया, नियॉन। ये तरीका भी बिल्कुल सही है। उस तरह यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s। कहाँ बढ़ गया, कुछ भी बोलते रहता है। 3p6, 4s1। दो बच्चों यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक कितना हो गया बताओ, ये 18। इसको आर्गन लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया इसको, आर्गन। समझ गया होगा। ये 10 हो गया, तो 10 को क्या लिख दिया गया, नियॉन। समझ में आ रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये लिखना बहुत आसान है, इसलिए इसको फॉलो किया जाता है। अब इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये लिखने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन का कभी कोई काम नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है, फिर से हम लोग नाम देख ले एक बार। देखो इसको बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोर इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका रिएक्शन में काम है, कोई मतलब नहीं है, नो यूज।
इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर बाहर निकालना है, अंदर डालना है, कुछ भी करना है तो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होगा। वैलेंसी फाइलेंसी सब इसी से निकलेगा। सो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम आर्गन लिख के भी काम चला लेंगे। अब देखो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 1। तो कितना सारा तुमको सूचना मिला, फिर से एक बार हम लोग डिवाइड कर लेते, दिमाग में किचकिच हो गया होगा। देखो कि हमको एस ब्लॉक सुन के क्या पता चला, एस ब्लॉक सुन के पता चला लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में। देखो सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में दिख रहा है। हाँ, ग्रुप 1 से क्या पता चला? जैसे ग्रुप 1 सोचना तो समझना कि फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का है और तुमको ब्लॉक याद होना चाहिए। तो एस ब्लॉक का ग्रुप 1 मतलब एस में एक इलेक्ट्रॉन, देखो सब में एस एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये सामने का नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया है, ये कहां से आया? ये पीरियड का नंबर, देखो 2 3 4 5 6 7। और ये नोबल गैस लाइन से लिखना है। लाइन से मतलब मान लो पेपर में हमको एक बीच वाला पूछेगा, लाइन से तो पूरे नहीं पूछते ना। मान लो रुबेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ लिए तो आपको याद कैसे करना है? सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्या? हीना नीना सॉरी हेलिना ने की, हेलिना ने की, रब, रब यानी ये देखो रब, देखो हेलिना, हेलिना हे पहले नंबर पे, लीना, हेलिना करे, सॉरी हेलिना करे रब, रब 5वें नंबर पे आ रहा है। देखो हेलिना करे रब 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे तो नोबेल गैस चौथा याद करो, एक कम। कैसे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन लिख दो। फिर उसके बाद आपको ग्रुप 1 है तो बस 5वें ग्रुप में है तो 5s1। नहीं समझा? फिर से मान लो हमको एग्जाम में फ्रांसियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना बोला, अचानक से पूरा थोड़ी लिख के दिखेंगे, हम एक लिखेंगे तो हमको याद होना चाहिए कहाँ है, वो तो ट्रिक से याद हो जाएगा। कैसे? देखो हेली, हेलिना, हेलिना हो गया, करे रब से फरियाद, ये देखो 7वें नंबर पे है फरियाद, 7th। तो 7th में तो सबसे पहले 7s1 लिख देंगे हम, क्योंकि फर्स्ट लाइन हमको इतना याद है। अब उसके पहले नोबेल गैस कौन सा आएगा? 7th में 6th नंबर का नोबेल गैस, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो आप यहां लिख दें एस ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। तो हमको एस ब्लॉक का देख करके क्या पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आएगा, आ गया। ग्रुप 1 देख के क्या पता चला? ग्रुप 1 देख के पता चला कि सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको समझ में आया इस टेबल से कितना फायदा है? हम टेबल देख करके बिना एटॉमिक नंबर जाने सबका वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो हमको किसी ने बोला ग्रुप 1 तो ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सबका 1। अचानक से हम किसी का पूछ ले रुबेडियम का बताओ तो हम देखो डायरेक्ट बता देंगे 5s1। रुबेडियम का लास्ट में तुमको याद है हम तुमको कॉन्फ़िगरेशन देते थे, हम पूछते थे लास्ट में क्या आएगा तो तुम बताते थे, हम बिना कॉन्फ़िगरेशन देखे ही बता देते थे। याद करो हम तुमको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते थे तो हम तुमसे पूछते थे बताओ लास्ट में क्या आएगा। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट वाला सबको याद है, हमको याद बात कुछ नहीं, हम ये टेबल देख के फटाफट मेरे दिमाग में आया था। कोई अब पूछे स्ट्रोंटियम के लास्ट में, सॉरी कैल्शियम के लास्ट में बताओ, हम देखेंगे 4th में है और दूसरे ग्रुप में है 4s2। वाओ क्या स्पीड है। तो किसी ने बोला मेरे को रेडियम में बताओ लास्ट में क्या है, हमने देखा 7 और इसका दूसरा लाइन 7s2, देखो लास्ट में फटाफट। ग्रेट ना लाइन, बहुत ग्रेट। और आप सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार यूज करोगे, उतना तुम्हारी स्पीड बढ़ेगा और फिर बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। फिर आपको ये सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऐसा हलवा जैसा लगेगा, बहुत आसान हो जाता है। फिर अभी क्या शुरू में बच्चों को भारी लगता है, बाद में एकदम बहुत इजी लगने लगता है। क्लियर हो गया? आपने नोट कर लिया बच्चों? जल्दी से बताएं। तो तुमने अभी अल्कली मेटल्स की पूरी कहानी पढ़ी। अगला आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप आते हैं। ग्रुप 1 था अल्कली मेटल, अब आता है ग्रुप नंबर 2, सेकेंड ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में आता है बच्चों बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, इसका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इसको याद करने का टेक्निक आप जान गए हैं। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। यहां लिख देते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब देखो ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। हमने बोला फर्स्ट पीरियड में कोई नहीं है, मान लो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7। ओके, बढ़िया। अब इस ग्रुप का आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा। सेकंड ग्रुप है तो इसका 2, फर्स्ट ग्रुप था तो इसका 1। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप। पूरे एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अभी हम बताए थे, नोबल गैस लिखना है ब्रैकेट के अंदर और NS1 से 2 तक। N मतलब नंबर ऑफ पीरियड, याद हो गया होगा। N मतलब नंबर ऑफ पीरियड, बट एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हम ट्रिक के लिए बताते हैं पीरियड। नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पर आएगा NS2। अब NS2 देखो कितना आसान है लिखना। यहाँ पर लिख दो 2S2, समझ गया होगा ना बच्चों? ये देख करके लिखना है। फिर 3S2, फिर 4S2, फिर 5S2, फिर 6S2, फिर 7S2। और सामने कौन सा? नोबल गैस। देखो लाइन से, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब आपसे मान लियो कोई पूछ लिया नंबर किसी का भी, मान लो हम आस्किंग स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक नंबर, तो कैसे निकालोगे? देखो आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, 36 प्लस 2 38 इज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्टियम। स्ट्रॉन्टियम का नंबर में बता दिया। क्लियर हो गया? अब आप देख सकते हो कि पूरे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, याद रखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के आप ग्रुप की गेसिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको ये पता चलता है इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये लोग भी बेसिक है और ये लोग जमीन से खोद के आते हैं। इसमें देखो कैल्शियम जो है जमीन से आता है, मैग्नीशियम जो है जमीन से खोद के ओर से मिलते हैं लोग। बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। लिख सकते हो अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं अर्थ मेटल? बिकॉज दे ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओर फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से ओर जो मिलता है उससे वो लोग मिलते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक खत्म हो गया। एस ब्लॉक में 2 ही लाइन आता है। क्यों 2 लाइन आता है? क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। पहला ग्रुप 1 जिसमें सब में S1 है, दूसरा ग्रुप 2 जिसमें सब में S2 है। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है? क्या है? अब हम लोग आएंगे बच्चों इसके बाद आ जाएंगे पी ब्लॉक पे आएंगे। इसके बाद पी का नंबर आता है, बट पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस गड़बड़ है। इसके बाद पी नहीं है, इसके बाद डी है। क्यों है ये भी हम तुमको समझा देंगे, टेंशन। इसके बाद इधर है पी ब्लॉक 6 लाइन से। नेक्स्ट इज बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड। पी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन वही होगा, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, बोर्ड चमक तो नहीं रहा ना बच्चों? बोलो प्रफुल्ल। प्रेजेंट इन पी सबसेल। सो गया क्या प्रफुल्ल? सो गया क्या? नहीं सो गया होगा, फिर आदत है उसको। तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो पी ब्लॉक कहां से कहां आता है? ग्रुप 13 से ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये पी ब्लॉक है। 6 ग्रुप्स आते हैं। क्यों 6 ग्रुप्स आते हैं? क्योंकि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है और तीनों में मिला के 6 इलेक्ट्रॉन फील हो सकता है। याद है इसका नाम? PX, PY, PZ। ये डंबल होता था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ। बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन फील्ड इन p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकता है, इसीलिए। ठीक है बच्चों, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 6। नेक्स्ट, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक। p ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है, आप इसको ध्यान से देखना। देखो बच्चों इसको समझते हैं।
देखो ये जो पी ब्लॉक आया है वो एस और डी के बाद आ गया और एफ के बाद भी। देखो एस डी एफ भरने के बाद पी में पहुंचा है कोई भी, अरे तेरी, एस डी एफ भरने के बाद पी में पहुंचा है कोई, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। ध्यान देना कैसा होता है। पहले नोबल गैस तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है n माइनस टू एफ 40, एफ भर चुका है, n माइनस टू एफ मतलब जो भी n होगा उससे 2 कम में, और उसके बाद n माइनस 1 डी 10 और ns2 और np126। तो तुमको भारी लग रहा होगा, पहली बार भारी लगता है, उसके बाद इजी हो जाएगा, 2-4 बार लिखोगे तो। तुमको याद है f कहां से चालू होता है? कोई बता सकता है कि f ऑर्बिटल किस में होता है? बताओ, क्या फर्स्ट में f होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? किस n के वैल्यू में f आएगा? कैसे पता चलेगा बताओ, कैसे पता चलता है? क्या कुछ रूल है निकालने का? ऐसे कोई बता रहा है कैसे पता चलेगा f कहाँ है? तो नहीं बता रहा है उसको हम ऐसा लाता मारना चाहते हैं। इधर आओ, इतना पढ़ा के n का वैल्यू देख करके l डिसाइड होता है। n 1 है तो l 0, l 0 मतलब s होगा, सिर्फ 1 में सिर्फ s होगा। l का वैल्यू, n का वैल्यू 2 है तो ये 0 और 1 होगा, यानी s और p हो सकता है। तब पढ़ा कोई मतलब ही नहीं, तुम लोग सब पढ़ाया गया ये सब। n अगर 3 है तो ये 0 1 2 हो सकता है, मतलब d तक हो सकता है। और अगर n 4 है तो ये 0 1 2 3 तक हो सकता है, मतलब f। f 4 से चालू होता है और d 3 से। 3 के पहले d नहीं है, 3d, तू कोई बोला 2d होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसे हम क्वेश्चन तुमसे पूछे, इसी के लिए पूछे थे। क्या मतलब है पूछ के? फिर n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 2, ये नहीं हो सकता। l हमेशा n से कम रहता है। समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? 1 में सिर्फ s होता है, 2 में 2s 2p होता है, 3 में 3s 3p 3d होता है, 4 में 4s 4p 4d 4f तक होता है, यानी f 4 से चालू होता है। यानी जब यहाँ 4 आएगा तभी f वाला लिखना, और जब यहाँ 3 आएगा तभी d वाला लिखना, हमेशा मत लिख देना, ठीक है? रट्टू होता है, हमेशा लिखे जा। तो ये आ गया पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक में अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात छूट गया यार, एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक में मेटल्स आता है, यहां लिख लो, कहीं पर जगह है तो लिख देना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स, और बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं लोग, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इसके मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, अच्छा रिएक्शन करते हैं, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं। एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एक का 2 है, बराबर। ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 का 2 है। आपने इतना नोट कर लिया क्या अल्कली अर्थ मेटल वाला? जल्दी बताएं। देखो बच्चों, पी ब्लॉक में सारे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर ये लाल बाउंड्री आपको दिख रहा है ऐसा, इस बाउंड्री से चिपक के जो है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर सब मेटल है, इधर सब क्या है? मेटल। इधर सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल कम है, मेटल ज्यादा है। पहली बात समझ में आ गई? अब इस बाउंड्री से कौन कौन लोग चिपके, हम चलो काला कर देते हैं, उनका मुंह काला कर दो, मुंह काला, मुंह काला। अब ये मुंह काला वाले कौन है? मेटल वाइड है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, तो उनका भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इनका भी। तो मेटल वाइड मिल गया, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बराबर, टेरुलियम, ये सब मेटल वाइड होते हैं। तो पी ब्लॉक में देखो मेटल वाइड भी है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ऑल टाइप्स, सब टाइप्स है, मेटल्स भी आते हैं। ये देखो कौन कौन मेटल को भी था? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन लीड सुने भी हो तो। यहाँ पे जर्मेनियम भी मेटल वाइड है, बाउंड्री पे जो चिपके वो सब मेटल वाइड जैसे होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइड।
तो मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटल वाइट भी है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट सब मिलेगा वहां पे। तो पी ब्लॉक क्या है, भारत देश जैसा है, यहाँ पे सब जाति धर्म के लोग मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रह रहे हैं पी ब्लॉक बना के, ठीक है। तो इस बाउंड्री से जो जो लोग चिपके हुए हैं वो लोग मेटल वाइड के प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की बात करते हैं। बट अगर आप देखो एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल, डी ब्लॉक में सिर्फ मेटल, एफ ब्लॉक में सिर्फ मेटल, ओ बेहतरीन, पूरा एक छत्र राज है, पाकिस्तान जैसा हाल हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम ओनली, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, लेकिन ये हो गया हिंदुस्तान जैसा पी ब्लॉक, इसमें सब रहा है। देखो मेटल भी है इधर, नॉन मेटल भी है, ये दिख रहा है सब नॉन मेटल, और ये मेटल वाइट भी है। तो पी ब्लॉक में आपको सब मिल जाएंगे, ओके। पी ब्लॉक की एक खासियत है, सब ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पी ब्लॉक का एक एक लाइन को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे एस ब्लॉक का पढ़े थे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप क्या था, अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप का नाम क्या था बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, फिर से लिख लो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। सुने होगे तुम सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, बराबर, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा सब एक ग्रुप, देखो यहां से सब कुछ इस ब्लॉक से स्टार्ट हुआ है, तो लिख लो दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नोट कर ले कहीं पे, ये पूछा जाता है कभी, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। S block elements are called representative elements. Okay. आगे बढ़े, तो अब P ब्लॉक को हम लोग एक एक करने वाले हैं, इसको रख दो। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम लोग P ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 13 को हम लोग बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं, बोरॉन फैमिली, ठीक है। इसका क्या है, बाल या ब्रिंग आलू घर इन थाली, या बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, फिर से बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7 नंबर का भी नाम फिक्स नहीं हुआ तो वो सब नहीं पढ़ते, अंडर डिस्कवरी है। अब कॉन्फ़िगरेशन देखें, बहुत आसान, अति सरल। कॉन्फ़िगरेशन क्या टेक्निक पे है बच्चों, ये टेक्निक है लंबा सा, ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये ऊपर लिखा हुआ देखो। अब ये लंबा को हम लोग उसको छोटा करते, देखो ग्रुप 13 है, तो ग्रुप 13 है तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखेगा, देखो NS2 NP1, ध्यान से समझना, ये NS2 NP1 सब में होगा। बस ये लिख दिया तो तुम पूरा लिख लो, कैसा आएगा बताओ, इसमें 2S2 2P1, टोटल 3 हो गया कि नहीं, हाँ, 3S2 3P1, 4S2 4P1, 5S2 5P1, 6S2 6P1, क्या बात है, एक नंबर है, सब लिख दिए। ये हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, और ये हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13, उसी से वो निकला। कैसे, देखो NS2 उसमें भी है, NP1 to 6, NP1 to 6 क्यों, 6 लाइन है, देखो यहाँ पे 6 लाइन है, पहले लाइन में NP1, दूसरे लाइन में NP2, तीसरे लाइन में NP3, चौथे लाइन में NP4, पांचवें लाइन में NP5, छठे लाइन में NP6, क्या मस्त जमाए इन्होंने। अब ये सब क्या है, तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि F कब आएगा, F आएगा जब यहाँ पर 4 आएगा, तो बताओ N का वैल्यू कितना रखोगे तो 4 आ जाएगा, सोच के बताओ। N का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो यहाँ देखो 2 - 2 0 हो गया, 3 रखेंगे 3 - 2 1 हो गया, 4 रखेंगे 4 - 2 2 हो गया, 5 रखेंगे 5 - 2 कितना आएगा, 5 - 2 कितना आएगा बताओ, 3 में भी F नहीं होता, और 6 जब रखोगे, तुम अगर समझो तो हम लोग एक एक N का वैल्यू सब में डाल सकते हैं, तो N का वैल्यू 2 डालो, यहाँ 2 डाले 0, यहाँ 2 डाले 2 - 1 1 में D नहीं होता, फिर यहाँ 2 डाले, यहाँ 2 डाले, देखो आ गया।
फिर 3, अच्छा नोबल गैस लिख लेते, सॉरी नोबल गैस पहले जरूरी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो अभी हम याद कराते लाइन से लिखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। ध्यान समझना बच्चों, अब जब n का वैल्यू 6 लोगे, n का वैल्यू 6 माइनस 2 4f, 4f होता है क्या होता है 4 में f है, यहाँ 4f 14 आएगा, और 6 माइनस 1 5d भी आएगा। जब n का वैल्यू 5 डालो, 5 माइनस 2 3f नहीं होता 3 में, 5 माइनस 1 4d होता है ना, 4d लिखो यहाँ पे 4d, फिर n का वैल्यू 4 डालो, 4 माइनस 2 2f नहीं होता, 4 माइनस 1 3d होता है 3d। क्या बात है, यानी आप समझो, फिर से हम तुमको बता दे रहे हैं, d कहां से चालू होगा 4 से, कोई बोला क्यों 4 से 3d चालू होता, हाँ ऐसा होता है, तुम कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो ना, 3d पहले बढ़ता है बाद में 4s बढ़ता है, सही है सही है, बराबर है नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, 4s के बाद 3d बढ़ता है, फिर 4p, तो d हमेशा एक कम में बढ़ता है, देखो d हमेशा एक कम में बढ़ता है, जैसे 4s2 लिखते हैं उसके बाद 3d लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखते हैं, तो d हमेशा एक से एक कम रहता है, और f वाला 2 कम रहता है, f वाला 2 कम रहता है, इसीलिए वहां पे वो सब लिखा हुआ है। तो पूरे कॉन्फ़िगरेशंस के अबाउ प्रिंसिपल का ऑर्डर को ध्यान से देखना, उसमें 4f जब आता है 4f 14, उसके पहले आता होगा 6s2, तो यहाँ पर 6 है तो इसमें 2 कम है 4, यानी जब n का वैल्यू 6 होगा तो उसमें f आएगा, d तो आएगा ही आएगा, n का वैल्यू 5 होगा तो उसमें d भी आएगा, 4 होगा तो d आएगा, यानी ये तीनों में से याद रखना है, देखो ये 2 d वाला और ये एक f वाला, याद मत रखो समझ भी सकते हो, देखो n का वैल्यू उसमें 2 रख के देखो, सोचो 2 रखो, 2 माइनस 2 0, 0f तो नहीं लिखेंगे हम, तो वो ये समझ गया ना, ns2 np1 13 है तो लास्ट में 3 चाहिए, 13 है तो लास्ट में 3 चाहिए, 2 और 1 3, और 2 1 3, तुम वो ट्रिक भी देख सकते हो, ns2 np 1 to 6, ns2 np 1 to 6, तो पहला 1 दूसरा 2 फिर 3 4 5 6 ऐसा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, बोल नहीं रहे सर, आ रहा है क्या समझ में बच्चों, पक्का आ रहा है, नहीं तो बोलो। तो देखो, तो वो कॉन्फ़िगरेशन है मेन, उसको तुम याद करो, ये सब नहीं याद करो, चिल्लर चालर तो समझ जाता है, उसको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले n माइनस 2 f है, f हमेशा 2 कम पे भरता है, देखो यहाँ 4f है, यहाँ देखो 6 है, और d एक कम में भरता है, तुमको याद होगा 3d 4s, वो याद होगा, तो d 3 में क्यों है, s 4 में है, तो ऐसा रूल है, एक कम होता है, कोई बोला क्यों है, तो तुम बताओ अबाउ प्रिंसिपल n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल से भरते हैं हम लोग, बराबर है ना, ये सब पढ़े कि नहीं, अबाउ प्रिंसिपल n प्लस एल रूल सबने पढ़ा होगा आई थिंक, बिल्कुल पढ़े हो तुम, पढ़े हो ना, तो किस दिन के लिए पढ़े थे, आज के लिए यूज करो ना, तो अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से d एक कम में ही रहता है, n प्लस एल रूल एनर्जी, ओके, f 2 में कम में रहता है। अब आप चाहो तो n का वैल्यू यहाँ 2 रख के देखो, n का वैल्यू 3 रख के देखो, 3 माइनस 2 1 f नहीं होता, 3 माइनस 1 2d नहीं होता, यहाँ भी d नहीं है, यहाँ रखोगे n का वैल्यू 4 रखो, 4 माइनस 2 f, यानी 2f आता है, आ गया 2f आता है, नहीं आता सॉरी, 4 माइनस 1 3d आता है, तो लिख दिए। और अभी हम तुमको हिंट दिए थे कि p ब्लॉक में जाने के पहले तुम f और d क्रॉस कर चुके हो, बताए थे ना, s p d f, तो p ब्लॉक सबसे किनारे में, s पहले है, d है, फिर f भी है, तो इसीलिए देखो जब हम लोग p में पहुंचे हैं तो f भी मिल सकता है, पहले भर गया, f भर गया है, d भर गया है और s भर गया, तब p में पहुंचे, ओ s जितना होता है उससे एक कम d होता है, उससे 2 कम होता है, चीजें दिमाग में डालना, मैं तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे घुमा फिरा के कुछ भी, मतलब ऐसा पूछ सकते हैं कि कोई एलिमेंट है उसमें 5f में इलेक्ट्रॉन भरा है, लास्ट ऑर्बिट में 5f14 है, तो बताओ एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है, तो कोई वादा बोल देगा 5वें में, गलत, वो 7वें ग्रुप में आता है, तो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर है उससे 2 कम में भरता है, समझ में आ गया होगा। अब देखो किसने पूछा थैलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, ये TL क्या है, थैलियम, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
थैलियम का नंबर बताओ, तो हम नंबर कैसे प्लस कर लेंगे पेपर में आराम से। देखो तुमको याद होगा 36 था, इसका क्या था रे बच्चों 54 प्लस 14 प्लस 10 और 3, इसको प्लस कर लो, इसका नंबर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह तुम नंबर रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी बात की। ओके, अब ये नंबर का एक और ट्रिक है, वो 8 18 18 32 वाला, वो भी काम आ जाएगा चाहोगे तो। छोड़ो और तो बोलिए। चलो क्या तुमको समझ में आ गया? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? लिख रहा तो सब अच्छे से लिखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो कोई गधा एक बोल देगा, नहीं 3। लास्ट सेल देखा जाता है, सेल नॉट सब सेल। तुम सिर्फ पी देख रहे हो तो गलत कर रहे हो। सेल देखो, लास्ट सेल, आखिरी सेल कौन सा है? सेकंड। सेकंड का एस बी और पी बी मिला करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है 13 में, याद रखना 13 में 3 होता है, याद ही हो गया होगा। यानी किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो समझ जाओ 13वें ग्रुप में आता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने में समझ में आ गया बच्चों कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, इतना आ गया सबको समझ में? जल्दी बताएंगे। तो आप क्या करना, घर से सभी लोग होमवर्क सुने। दिस इज योर होमवर्क HW, ग्रुप 14 ग्रुप 15 15 16 17 18 का आपको